गुड इवनिंग सभी लोगों को। L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि कल थोड़ा-सा क्लास डिस्टर्ब हो जाने के कारण से क्लास नहीं चल पाई थी। उसकी क्लास आज जो है मॉर्निंग में चल रही है, इवनिंग में क्लास पुनः चलेगी। देखिए, मॉर्निंग में तो चली है क्लास, इवनिंग में पुनः क्लास चलेगी क्योंकि कल नहीं पढ़ाया गया तो उसका हिसाब पूरा करना है, तो आज क्लास मॉर्निंग में है। शाम को इसके बचे हुए क्वेश्चंस कराए जाएंगे लगभग जो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मिनट जरा रुकिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बोर्ड बंद हो गया, हैंग कर गया। तो जो आज हम लोग 3D और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर 3D ब्लॉक एलिमेंट्स और जो है 4F ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ में उनके प्रॉपर्टीज, 3D एलिमेंट्स के कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में किस तरीके के प्रश्न अक्सर जैसे परीक्षा में आते हैं उसी तरीके के प्रश्न हमारे क्वेश्चन पेपर्स में हैं। तो हम लोग आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक मिनट जरा रुक जाइए। तो उन प्रश्नों की चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखिए एलटी ग्रेड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, आप उनको जरूर पिछला अंशाल पेपर आपको रट डालिए। जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको पढ़ लीजिए और जो पीसीएस प्री का अंशाल पेपर है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि यूपी पीएससी का एग्जाम है। तो यूपी पीएससी के एग्जाम में एक बड़ी खासियत होती है कि पिछले क्वेश्चन रिपीट जरूर करते हैं। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किस किस 3D संक्रमण धातु में 3D और 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा में अत्यधिक कम अंतर होने के कारण अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहा है 3D और 4s में। तो जिसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्थाएं पाई जाती हैं वो वही के बीच में सबसे कम ऊर्जा का अंतर होगा। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा +7 हमारी मैग्नीज पाई जाती है। तो मैग्नीज में ही हमारा 3D और 4s ऑर्बिटल का अंतर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न किस आयन में ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में सर्वाधिक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। देखिए,
कह रहा है कि किस क्षेत्र में अगर इनके देखा जाए तो जो बात कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल में देखिए -0.6 इंटू एन टी टू जी प्लस 0.4 इंटू एन ई जी डेल्टा। तो देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, D1 है तो पहले में तो एक ही होगा, Eg 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, इसमें T2G में 2, इसमें T2G में 3, इसमें T2G में 2 और Eg में 3 और 2। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसी का होगा, क्रोमियम थर्ड का। क्रोमियम थर्ड का निकाल लीजिए, -3 बराबर 18, अरे -0.4 हो जाएगा और ये 0.6। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में जो एनर्जी होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 0 होगा, ये 6 होता है। दोनों का अगर बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0 होता है, तो 4 12 1.2 ऑक्टाहेड्रल अर्थात इसी की सबसे ज्यादा होगी। चलिए, किस 3D धातु में प्रथम और द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा का सर्वाधिक अंतर होगा? देखा जाए, इस कैडमियम है 21, 18, 3D1 4:2, टाइटेनियम 22 है 18, 3D2 4:2, जिंक है 3D10 18 4:2 है, कॉपर है 3D10 4:1। अगर इनके बात कर रहा है तो कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय सर्वाधिक अंतर होगा। ये तो फुलफिल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये निकल जाएगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होगा वह किसमें होगा, इसी में होगा, क्योंकि यह हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो स्केलेनियम सही आंसर हो जाएगा। गुड गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जॉन टेलर विकृति किसमें सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए, जॉन टेलर जो होता है वह सबसे ज्यादा, याद कर लीजिए, जॉन टेलर इफेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा D9 में पाया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जॉन टेलर विकृति सबसे सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? D9 में पाई जाती है। निम्न में किस संगठक में which following has the complex is paramagnetic with 4 unpaired इलेक्ट्रॉन? कौन सा एक ऐसा है जो जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखा जाए कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो होगा, यहां से इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। दिस इज योर +3, दिस इज योर +2, दिस इज योर +2, दिस इज योर +2। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? मैग्नीज 3D5, इसका होगा 3D6, इसका होगा 3D4, इसका होगा 3D6। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। अरे देखिए, ये वीक लिगेंड है, तो 5 इसमें देखिए, एन पे इलेक्ट्रॉन 5, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू
4, यहाँ क्या होगा 3d6, ठीक। तो 4 यहीं पर मिल जा रहा है, तो उसी को कर लेंगे। 3d श्रृंखला में किस धातु की परमाणुकरण एंथैल्पी सर्वाधिक होती है? देखिए, 3d श्रृंखला सीरीज हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो 3d होता है उसमें सबसे ज्यादा जो होगा वह हमारा होता है क्रोमियम। एक ऐसी धातु है जिसकी परमाणुकरण एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, तो सही ऑप्शन 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा युग्म +7 ऑक्सीकरण अवस्था को स्थिर करता है? मैग्नीज और क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन। देखिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की तो +7 होती है, अर्थात यही 3 ऑप्शन पॉसिबल हैं। ये तो एकदम नहीं है। इसमें क्रोमियम आयरन जो होता है मैक्सिमम Fe2 Fe3 प्लस में पाया जाता है। कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस पाया जाता है। जो क्रोमियम होता है क्या होता है? 2 प्लस भी होता है, 4 प्लस भी होता है और +6 भी होता है। तो यही आंसर मैग्नीज वाला हो जाएगा। मैग्नीज क्रोमियम ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। जेडएन श्वेत अवक्षेप क्यों बनाता है? पहला D10 कॉन्फ़िगरेशन, नो डी ट्रांजिशन, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इंटर कॉन्फ़िगरेशनल ट्रांजिशन, लेपरेट अलाउड ट्रांजिशन। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन के कारण से, नो डी ट्रांजिशन के कारण से ही हमारा जिंक जो होता है वह सफेद श्वेत अवक्षेप बनाता है। अगर डी ट्रांजिशन तो होता, ध्यान दीजिए, अगर डी ट्रांजिशन होता तो निश्चित रूप से इसका कोई कलर होता। और डी ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 का ए। मैच द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच कराना है। वन अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, हाई स्पिन, लो स्पिन, डी निकिल 3D। देखिए, लो स्पिन कोबाल्ट D6 है, 3D6 है। लो स्पिन मतलब ये क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा, इट मीन्स लो स्पिन है, स्ट्रांग लिगेंड होगा। और स्ट्रांग स्ट्रांग जब लिगेंड होता है तो सदैव जो होता है वह डाई मैग्नेटिक, इवन नंबर में है तो वह डाई मैग्नेटिक होगा। हाई स्पिन, चलिए छोड़िए, निकिल 2+ है। निकिल 2+ का अर्थ हुआ 3D8 4s0। इसमें कितने होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी का 2 हो जाएगा। सी का 3, डी का 2 है। हाई स्पिन, हाई स्पिन अगर इसको देखिए T2G में देखा जाए तो कैसे होगा? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात दिस इज ए का 4। V3 2+, वनेडियम D3,
वनेडियम होता है स्केंडियम 23 23 दो 3 3 का अर्थ हो गया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ए का 4 है, ठीक है, बी का 2, सी का बी का 2। जरा देखें तो इसको जरा वो करिए तो फिर से मैच कराया जाए तो गड़बड़ा गया है। देखिए इसमें तो निश्चित रूप से ए का 4 है। अरे ए का 4 तो ये रहेगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। लो स्पिन है तो डाई मैग्नेटिक होगा। डी का 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको कितना होना चाहिए? देखिए ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। देखा जाए तो निकल है 3D8 है। 3D8 का अर्थ है 2 अनपेयर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसको भी 2 अनपेयर्ड कर लीजिए, तभी ये मैच करेगा, अन्यथा मैच नहीं करेगा। चलिए इनमें से कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच कराइए और यह बताइए कौन किस तरीके का फील्ड है। देखिए NO2 जो होता है स्ट्रांग लिगेंड होता है, ये चीज याद कर लीजिएगा। वाटर इंटरमीडिएट होता है। Cl, अब इसी से 2 मिलाइए, ए का 3rd, बी का, सी का 1, अर्थात इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, क्योंकि जितने हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडीन, सभी हमारे वीक लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। किस लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं? वीक लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। याद करिए जितने होते हैं सभी हमारे वीक लिगेंड्स होते हैं। कॉलम फर्स्ट को कर रहा है कॉलम सेकंड के साथ टाइटेनियम 3+, मैग्नीज 2+, क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 2+ को मैच कराना पिंक पर्पल। देखा जाए तो जो कलर होता है टाइटेनियम 3 का पर्पल कलर होता है, तो टाइटेनियम 3 कहां चला जाएगा? ए का 2। मैग्नीज 2+ का कलर हम लोग गुलाबी कहते हैं, हरा नीला। टाइटेनियम 3+ है, पर्पल होता है। मैग्नीज 2+ का गुलाबी होता है। मैग्नीज 2+ का पिंक हो गया। बी का 2 है, ए का 2, बी का 2। सब कॉलम बड़े गलत दिए गए हैं। क्रोमियम 3rd का होता है हरा नीला या बैगनी। 3rd का हरा नीला या बैगनी होता है, चलो हरा ग्रीन हो गया। कोबाल्ट 2+ का येलो कलर होता है, पीले रंग का। कोई ऑप्शन है? इसी को चेंज कर दिए, 2 1 कर लीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी 3D धातु अर्धभरी उपकोष्ठ को स्थिरता के कारण विचलित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाती है? तो हमारा क्रोमियम होता है। क्रोमियम का ही अर्ध इलेक्ट्रॉन 3D5 4s1 के बराबर होता है, तो 12 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। वाष्पशील हेक्सा कार्बोनिल बनाने वाली एकमात्र धातु है। देखिए हेक्सा कार्बोनिल बनाने वाली एकमात्र जो हमारी धातु होती है
देखिए धातुओं में तो कई धातुएं हैं, लेकिन जो हेक्सा कार्बोनिल बनाने वाली धातु होती है वह हमारी स्कैडनियम, ओ सॉरी, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, निकिल है। तो सबसे ज्यादा जो धातु बनाती है क्रोमियम होती है। क्रोमियम जो होता है CO6 का फॉर्मेशन करती है, तो सही आंसर CO होगा। किस प्रजाति में सबसे प्रबल जॉन टेलर प्रभाव होता है? तो कॉपर D9 में सबसे ज्यादा, याद कर लीजिए, कॉपर D9 में जॉन टेलर प्रभाव सबसे ज्यादा होता है समान ऊर्जा के कारण। कौन सा निम्न, विच वन इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कौन सा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? देखिए अगर साइनाइड हो, नाइट्रो है, ईएन है, ठीक है, ये होंगे तो सदैव NO2 होगा, सदैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अमोनिया होगा तो सदैव क्या होंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं, वीक लिगेंड्स, वह सदैव लो स्पिन, वीक लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए एक चीज याद कर लिए, स्ट्रांग लिगेंड स्ट्रांग जो लिगेंड होते हैं हमेशा लो स्पिन, वीक लिगेंड सदैव हाई स्पिन। ये नियम है। किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है? 3D ऑक्सीकरण। देखिए ये इसका 3+3+3+ अगर रखा जाए तो इसका 3D क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका 3D 1 होगा, इसका 3D 5 होगा, इसका 3D 6 होगा। तो सबसे बेहतर स्कैडनियम होगा, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल 0 होगा। तो करेक्ट आंसर इज 3 का 16 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। किस आयन में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी शून्य होगी? देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -0.4 N T2G प्लस 0.6 NEG इंटू डेल्टा। देखिए कह रहा है कि हाई स्पिन लो स्पिन। अगर इसका देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, तो -0.8 पहला, दूसरा, तीसरा T2G के हैं, ये EG के हैं, इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0.6 इंटू, यहां से कितना हो जाएगा? 3, यहां से 2 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 3D5 में ही हमारा 0 के बराबर होगा। निम्न में कौन सा आयन रंगहीन है? देखिए इसमें कितना है? 3D1, 3D5, 3D9। 3D0 का रहा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नो कलर, कोई कलर भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा 3D आयन सर्वाधिक जल योजन एंथैल्पी प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा आयन है जो सर्वाधिक जल आयन एंथैल्पी प्रदर्शित करता है? देखिए जल जो होता है चार्ज डेंसिटी होता है,
हम आपको नियम बता दे रहे हैं। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, और यही प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपान साइज, अर्थात आवेश बटे आकार। देखा जाए तो सबसे ज्यादा, देखिए साइज, सबसे छोटी साइज किसकी होगी? इसी की सबसे छोटी साइज होगी, और इसी का चार्ज भी ज्यादा है, तो यह वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? चार्ज डेंसिटी किसके सबसे ज्यादा मिलेगी? चार्ज अपान साइज जब निकालेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू आयरन के मिलेंगे। अगर आयरन की वैल्यू यह ज्यादा है तो निश्चित रूप से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगी। कौन सा तत्व 3D तत्व +2 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था जाने पर सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या का संकुचन दिखाता है? कह रहा है कि 3D तत्व में 2+ से 3+ जाने पर त्रिज्या का सबसे अधिक संकुचन दिखाता है। देखिए, यह होता है हमारा कोबाल्ट जो होता है सबसे ज्यादा संकुचन दिखाता है। कब? जब 2D से 3D जाता है। उसका कारण क्या होता है कि स्पेसिफिक जो होता है शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, इंक्रीज इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, क्लोजर टू न्यूक्लियस हो जाता है। 21 देखा जाए, कौन सी प्रजाति प्रबल पाई बैक बॉन्डिंग दर्शाती है? जो हमारा क्रोमियम होता है यह सबसे ज्यादा प्रबल पाई बैक बॉन्डिंग दर्शाते हैं। टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, Fe 2+ में टेट्राहेड्रल क्षेत्र में क्रिस्टल फील्ड सर्वाधिक होती है। देखिए, यहां पर टेट्राहेड्रल फील्ड की बात किया है। तो वह क्रोमियम होता है, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। Eg हमारा नीचे हो जाता है और T2G हमारा कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसका। बताइए जरा कौन सा होगा? 22, 22 का बताइए।
अरे भाई मैग्नीज का तो होगा नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं। जहां पेयरिंग होगी वहां भी नहीं, सर्वाधिक होगा। अगर सर्वाधिक की बात करते हैं, हाई स्पिन 3d6 हो जाएगा, क्रोमियम 4 इलेक्ट्रॉन, दो दो दूनी ये 4, ठीक तो है, क्रोमियम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, चारों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्रोमियम हो जाएगा। एक ये हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल संगठन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान होगा, एक हाई स्पिन किसका है, ऑक्टाहेड्रल का है, इस तरीके से होगा। देखिए कितना है, D4, पहला दूसरा तीसरा, T2G है, EG है, ठीक। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर -0.4 इंटू एन T2G प्लस 0.6 एन EG इंटू P। इंटू डेल्टा G प्लस एन P। बताइए जरा तो क्या होगा, हाई स्पिन D4 कितना हो जाएगा, जरा अब देखा जाए तो 1 2 3, D4 है तो एक यहां चला गया, तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो -0.4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1, एक प्लस एनपी तो है नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, 4 3 12 6 दूनी -0.6, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट है। किस धातु की ऊर्ध्वाधर एंथैल्पी सर्वाधिक मानी जाती है, किस 3D धातुओं में कौन सी धातु ऐसी है जिसकी ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, तो वह हमारा क्रोमियम जो होता है उसकी ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था कोई भी 3D तत्व नहीं दिखाता है, 3D कोई भी नहीं दिखाता, वह +8 ही नहीं हमारा दिखाता है, क्योंकि +7 तक तो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन 8 की पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि 3D जो होता 8 होता है वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्टेन नहीं होता, इसलिए नहीं दिखाता। ये मैग्नीज हेक्सा वाटर 2+ बहुत कमजोर क्यों होता है, DD फॉरबिडन के कारण, स्पिन फॉरबिडन के कारण से, लेप्रोट फॉरबिडन के कारण से, बोथ बी एंड
सी के कारण से। मैग्नीज जो होता है इसमें 2+3d5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से स्पिन सिलेक्शन रूल लागू नहीं हो पाता, इसलिए तो सही है, कमजोर होता है। और लॉपरेट फॉरबिडन भी पॉसिबल नहीं होता, अर्थात ये भी सही, ये भी, तो सही आंसर कौन सा होगा? बोथ ए सी। ये D5 जो होता है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इस पे जो होता है इस सिलेक्शन रूल अप्लाई नहीं हो पाता, और सिलेक्शन रूल अप्लाई नहीं होने के कारण से इसका स्पेक्ट्रम बहुत कमजोर मिलता है। और सिलेक्शन रूल नहीं लागू होगा तो लॉपरेट फॉरबिडन भी नहीं होगा, वो सारी सिलेक्शन रूल नहीं लागू होगा तो लॉपरेट फॉरबिडन होता है। निम्नलिखित की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कीजिए। मैग्नीज है +7 होता है, इसको मैग्नीज को +7 से मिला दीजिए। क्रोमियम +6 होता है, इससे मिला दीजिए। इसका +5 होगा, और इसका ए का 4 कहीं है, बी का 2, सी का 1, डी का 3, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। जल योजित आयनों का क्रम क्या होगा? देखिए आपसे पूछ रहा है जल योजित आयनों का क्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए जल योजन जो होता है इंक्रीज चार्ज डेंसिटी होता है, इंक्रीज चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जल योजित आयन। देखा जाए तो सबसे ज्यादा साइज देखा जाए तो चार्ज किस पर होगा? क्रोमियम है, ठीक है। इनके जो साइज होती है, देखिए हाई चार्ज स्ट्रांगर पोलराइजेशन होता है, तो सबसे ज्यादा जो साइज होता है Fe3+ का होता है, फिर क्रोमियम 2+ का होता है, और फिर लेकिन जो चार्जेज हैं सबके सेम हैं। अगर चार्जेस सेम हैं तो सर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन साइज या रेडियस कहा जाए, साइज सबसे ज्यादा हायर चार्ज स्ट्रांगर पोलराइजेशन, हायर चार्ज भी होता है, हायर चार्ज स्ट्रांगर पोलराइजेशन ज्यादा चार्ज पोलराइजेशन होता है। हमारे समझ से होना चाहिए एल्युमिनियम 3+ क्रोमियम का सबका तो सेम ही है भाई। सबका क्या है? सेम है, और सेम होने के कारण से क्या हो जाएगा? वही होना चाहिए। चार सेम है तो जिसका साइज छोटा होगा वही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? इससे हिसाब से तो
इसका जो आकार होता है आयरन 3+ का आकार क्रोमियम 3+ और एल्युमिनियम 3+ से छोटा होता है। छोटा होता है आकार, अगर छोटा होता है तो निश्चित रूप से आयरन थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, 30 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एलियस लो स्पिन D8 और कुछ D10 है तो ये तो 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। D9 है तो 1 ही रहेगा। लो स्पिन कर रहा है तो 0 ही होगा। D9 D8 5 3 8 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले सब एक दूसरे से मैच्ड है। लो स्पिन का मतलब स्पिन की संख्या 0 हो जाएगी। कौन सा तत्व 3D तत्व प्रवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण सर्वाधिक उत्प्रेरक सक्रियता दिखाता है। कौन सा तत्व एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो वह होता है हमारा वनेडियम, जो होता है सबसे ज्यादा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन सा आयन ईडीटीए के साथ सबसे अधिक स्थिर संगठक बनाता है। Fe3+, निकिल 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+। जो हमारा निकिल जो होता है वह सबसे ज्यादा बनाता है निकिल कॉम्प्लेक्स के साथ, और निकिल कॉम्प्लेक्स जो होता है वह स्टेबिलिटी को ज्यादा अच्छे से गेन कर लेता है। इसलिए जो सही आंसर इकतीस, जरा क्वेश्चन पलटा जाए देखा जाए तो। ठीक है, वनेडियम। हाँ, ईडीटीए के साथ सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है, तो जो सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाता है हमारा ईडीटीए के साथ वह होता है आयरन, जो होता है वह सबसे बेस्ट माना गया है कि हेक्साडेटन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। टाइटेनियम 3+, कोबाल्ट 3+, 2+, मैग्नीज 2+, आयरन Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक टाइटेनियम, अरे गलत दिया गया है। कोबाल्ट 2+ में 25 7 हुई है। मैग्नीज, चलिए मैग्नीज 2+ में 5 हो गया, ये ठीक है। आयरन 2+ में 6 हो गया। टाइटेनियम 3+ में 1 होना चाहिए। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, सी का 3 कर दीजिए, डी का 1 कर दीजिए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा 3D तत्व जलीय विलयन में कोई रंगीन आयन नहीं देता, तो जो जिंक 2+ होता है या जिंक 2+ जलीय विलयन में आयन के फॉर्म में होता है या कोई कलर नहीं देता है। कौन सा 3D तत्व प्रायः क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर यौगिक कौन सा तत्व बनाता है, तो जो आयरन होता है वह हमारा क्लस्टर यौगिक बनाता है। जैसे क्लस्टर का मतलब कि मेटल मेटल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, Fe2CO9, Fe2, Fe3CO12, ये सब क्लस्टर यौगिक कहा जाता है। तो हमारा क्या होता है, आयरन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम
क्रोमियम है, Fe है, निकिल, निकिल का तो टेट्राहेड्रल होता है, ये तो कंफर्म है, निकिल से याद होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, इसका 3 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अर्थात ए का 2, बी का 3, अरे सी का 1, बी का 3, क्या हुआ 2 3 1, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसे 1 कर लीजिए, यही ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। इनके मैग्नेटिक मोमेंट से मैच कराइए। 33 नंबर है, कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट को मैच कराइए। अगर मैचिंग की बात किया जाए, यहीं से हाई स्पिन है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, अंडर रूट एन, देखिए n+2 होता है। हाई स्पिन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 7 5 35, 5 पॉइंट ए रहेगा। निकिल 2 है तो 2 4, अगर n का मान 2 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात 2.87 हो गया। D7 है तो 3 3 2 5 5 3 15, 3.87 होगा। D2 वनेडियम D2 तो 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 5 है तो इतना, 2 अनपेयर्ड, अरे भाई 2 है अनपेयर्ड होंगे, 25, निकिल 8, कोबाल्ट ठीक है, वनेडियम 23, इसका 1 ही होगा और क्या। अब इसका 1 तो लिखा नहीं जा सकता। अच्छा, हाई स्पिन दिया है, ठीक है, ए का 2, बी का, सब ऑप्शन ऊट पटांग दे दिए गए हैं। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, 2 1 3 3 4, 2 1 3 4 कोई नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई ऑप्शन सभी गलत हैं। तो क्या लिखोगे, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी, इसको वनेडियम स्कैडनियम 23 होता, 2 निकल 3 निकलेगा, 2 ही बचेगा, या तो उसका 2 2 2 4 9 हो गया, यहाँ पर D8 2 अनपेयर्ड, इसको भी 2.83 ही होना चाहिए, तो इसका डी का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। किस 3D धातु में +2 ऑक्सीड अवस्था में सर्वाधिक पैरामैग्नेटिज्म होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा, वही हमारा पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा शो करेगा। मैग्नीज 25 है, 3D5 है, 3D6 है, 3D7 है, दिस इज योर 3D2 है, 3 है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम में देखिए पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज्यादा उतना पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर ज्यादा। अम्लीय माध्यम में मैग्नीज बनाने का सही कौन है? देखिए सही ऑप्शन वही माना जाएगा जिसमें ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन इधर उतने वाटर इधर, तो पहला ही ऑप्शन सही माना जाता है। ये चीज बैलेंस करने का, जितना ऑक्सीजन इधर रहेगा उतना ऑक्सीजन इधर रहेगा, वही सबसे बेस्ट माना जाता है। कौन सी अपक्रिया क्रोमिल क्लोराइड को बनाती है? तो जो क्रोमिल क्लोराइड देखिए सब में बन रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड किस में बन रहे हैं? सब में ऑब्टेंड हो रहे हैं। क्रोमिल क्लोराइड बनाती है, तो जो क्रोमिल क्लोराइड बनाती है देखिए सबसे ज्यादा बेहतरीन हमारी K2Cr2 4HCl है, तो ये ऑप्शन सबसे बेहतर बनाती है। या फिर थर्ड थायोसाइनाइड संगठन रक्त लाल बनाने का सही क्रम क्या होता है? तो पहले से मेंशन है रेड कलर, तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? देखिए कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो क्या नाम लिखा जाएगा? पेंटा एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। पेंटा अरे पेंटा एमामाइन AMMINE क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड डाइक्लोराइड, पहला ही ऑप्शन सही है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? हेलो हेलो, हाँ थोड़ा सा निकले हैं बाहर, बस पहुंच के कर दे रहे हैं हम। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं बोल देंगे, उसको बोल देंगे। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक। ठीक। देखिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? सही नाम क्या होगा? अगर देखा जाए सही नाम की बात की जाए, देखिए नाम लिखते समय सबसे पहला काम लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड पहले तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, क्यों सबको निकालना होता है, इसका 0 इसका -1 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। पेंटा इमामाइन कोबाल थर्ड आयन जिसमें होगा उसी को रखिए। पेंटा इमामाइन ये तो रखा नहीं जाएगा। नाइट्राइटो ओ, इसको के नहीं होना चाहिए, नाइट्राइटो ओ होता है, ओ कोबाल थर्ड आयन हो जाएगा। तो पहला देखिए ये ओ जो लगा है ये इंडिकेट, नाइट्राइटो जब लिखा आपने तो आपको ओ बताना पड़ेगा। हो सकता है NO2 होता तब नाइट्राइटो यन लगा के लिखा जाता, तो सही ऑप्शन पहला होगा। निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स का IPSC नाम क्या होगा? देखिए ईएन जो होता है इथिलीन डाइएमीन होता है, या बाइडेंटेट लिगेंड है, या कैसा है? ईएन बाइडेंटेट है,
अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड होता है, रिपीट करता है, तो 20 ट्रिस लगता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लगाएंगे? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रिस 3 है तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब लिगेंड्स हमारा बाइडेंटेट हो जाता है तो 2 बार रिपीट करता है तो 20 लगता है, 3 बार रिपीट करता है ट्रिस लगता है, 4 बार रिपीट करता है तो टेट्राकिस लगता है। इस तरीके से रिपीट करके लिखा जाता है। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स शोइंग लिंकेज आइसोमर फॉर्म। नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमर H2SOCN। अच्छा, बोथ आइसोमर का नाम लिखना है। लिंकेज शो कर रहा है तो इसी को एक बार पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो आयरन। यस, जब लिगेंड चेंज होगा तो उस कॉम्प्लेक्स पे इतना ही माइनस चार्ज आएगा। तो जब इतना माइनस आएगा तो पहली बात तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो +3 होगा। इसमें तो +3 कोई कॉन्फ़िगरेशन, सभी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर गलत हैं, इसमें सब गलत है, स्किप कर दिए। चलिए आगे बढ़ते। COCl का होल 5 टाइम्स SO4 का सही नाम क्या होगा? देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अमोनिया का नाम लिखा जाएगा, पेंटा इमामाइन क्लोरोकोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, पेंटा इमामाइन क्लोरोकोबाल्ट थर्ड सल्फेट। crystal field splitting energy with pairing energy P present. Calculate the crystal field splitting energy low spin octahedral D7 complex. अच्छा, पेयरिंग एनर्जी को भी इसमें मेंशन करते हुए आपको बताना है। देखा जाए तो जो ऑक्टाहेड्रल के CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वह -0.4 N-T2G प्लस 0.6 NeG प्लस Np, N नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से जरा देखा जाए क्या कर रहा है? लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। कितने इलेक्ट्रॉन है? D7 है, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 प्लस 3p, 24 अर्थात -1.8 ऑक्टाहेड्रल प्लस 3p। कोई ऑप्शन है?
दिस इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, -1.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस पी। डेल्टा जीरो एंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है स्टेट वाइड टाइटेनियम D1 हैज वायलेट कर दिखाए जाने वाले लैम्डा मैक्स संबंध बताइए और क्यों बैगनी दिखाता है। लैम्डा मैक्स यूनिवर्सली लोअर पहला ही ऑप्शन है, लैम्डा मैक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू octahedral, lower delta octahedral is lower, longer lambda. Ti3 has weak ligand field and absorption is yellow color and complementary color हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक प्रोडक्शन विथ इक्वेशन chromium 3d and give del dipole magnetic moment 3d3 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 अनपेयर्ड हो जाएगा। क्रोमियम है 3d6 है, देखिए 3d3 है, यह स्ट्रांग लिगेंड है। स्ट्रांग लिगेंड के होने के कारण से ये क्या करेगा, एक अनपेयर्ड शो करेगा, तो 1 अनपेयर्ड म्यू इक्वल टू 1.7। Fe(CN4) Fe(CN) solid which electron transfer leads to intense color। Fe+ से ये कर रहा है तो Fe सॉलिड है विच इलेक्ट्रॉन लीड टू इंटेंस कलर। इंटरवैलेंसी चेंज ट्रांसफर के गिव्स इंटेंस ब्लू कलर, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट, पहले ही मेंशन कर रहा है। कौन सा लिगेंड धातु और संरचना के अनुसार मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट तथा ब्रिजिंग तीनों प्रकार के संक्रमण का कार्य कर सकता है, तो वह हमारा होता है सल्फेट जो होता है वह सभी का कार्य कर लेता है, मोनोडेंटेट का, बाइडेंटेट का और ब्रिजिंग का भी कार्य कर सकता है। कौन सा लिगेंड निकिल सेकंड को स्क्वायर प्लेनर संरचना के लिए बाध्य कर सकता है, तो जो संरचना के लिए बाध्य करने की बात की जा रही है वह हमारा होता है साइनाइड। जब होता है तो साइनाइड के केस में निकिल जो होता है वह स्क्वायर प्लेनर की संरचना को ऑब्टेन कर लेता है। साइनाइड जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो D2 हाइब्रिडाइजेशन D2sp2 हो जाता है, D2sp2 हो जाता है, जिसके कारण से वह हमारा क्या शो करता है, स्क्वायर प्लेनर करता है। कौन सा लिगेंड एक साथ पाई डोनर और सिग्मा डोनर दोनों रूप में कार्य कर सकता है, तो कार्बोनिल जो होते हैं हमारे, पाई डोनर और सिग्मा डोनर अर्थात हाँ हेलाइड्स जो होते हैं वह दोनों करेक्टर शो कर सकते हैं। निम्न कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ 5 मेंबर चिलेट रिंग मोस्ट स्टेबल, 6 मॉडरेट, 4 मेंबर लीस्ट स्टेबल, 7 मेंबर लो स्टेबल, तो जो ऑप्शन होगा वह हमारा क्या होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, इस तरीके से सही हो जाएगा। छठवां क्या करा, वर्णन के अनुसार प्राइमरी वैलेंसी किसे कहा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेटेड, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो जो वर्नर ने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरीके की बैलेंसी होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल को बताएगी। वर्नर सिद्धांत में सेकेंडरी बैलेंसी किससे जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री से जुड़ा होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है
कि वर्नर के थ्योरी के अनुसार सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है, यही हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हमें ज्योमेट्री भी पता चल जाता है। कौन सा परीक्षण केवल वर्नर सिद्धांत को समझाया नहीं जा सकता, जिससे आधुनिक ऑर्बिटल सिद्धांतों का जन्म दिया? मैग्नेटिक मोमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, आइसोमेरिज्म, स्टीचियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो कोऑर्डिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, वर्नर ने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं दिया। वैलेंस बांड में कौन सा पूर्वानुमान Fe-CN6 के डाईमैग्नेटिक होने का सही ठहरने में देता है? Which valence band prediction often used justified dimagnetism? आयनिक लैटिस फोर्स, साइनाइड काजेज ऑक्सीडेशन। सही ऑप्शन होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के कारण से वह मैग्नेटिज्म को सही नहीं ठहरा। वैलेंस बांड सिद्धांत में लिगेंड मेटल बंध मुख्यतः किस रूप में देखा जाता है? आयनिक फॉर्म में देखा जाता है। इनको किस फॉर्म में देखा जाता है? ओवरलैप ऑफ मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लिगेंड एंड लोन पेयर ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, आज यहीं पर प्रश्न श्रृंखला खत्म हो जाती है। कल आज शाम को इसके आगे के प्रश्नों को कराया जाएगा। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमको थोड़ा सा कॉलेज निकलना है, तो कल मुलाकात होगी। शाम को आप लोगों से बातचीत होगी इसके आगे प्रश्न। ओके, थैंक यू।